क्रिया को करने में उनका मन लगा रहे। बहरहाल वो पार्ट अपने काम का नहीं, अपने काम की ये दो पार्ट है। पहली चीज नियम हो, दूसरा सामूहिक रूप से हो। तो मित्रों हमने पढ़ा था कि टॉय एज का बच्चा अकेला खेलता है, समूह में नहीं खेलता, दोस्त नहीं होते उसके ज्यादा। तो यहां पर गैंग एज में बच्चा अकेला नहीं खेल रहा, दोस्तों के साथ खेल रहा है, समूह में खेल रहा है। और ये लाइन हमने याद कर रखी है कि वो खेल के नियम बनाता है और उन नियमों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करता है। कौन सी अवस्था में? उत्तर बाल्यावस्था में। याद है ये बात? वो इसीलिए क्योंकि इस अवस्था के अंदर जब खेल के नियम जो बना रहा है, नियम कैसे बनाता है बच्चा? एक टप्पो एक हाथ से आउट है, नाड़ी में चल गई तो बोल्ड है, आंटी जी का घना बोल रखो, ले जाओगे वही पाछो ले रहा होगा और बैटिंग को नहीं मिलेगी अगली पारी में भी ना। इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। तो वो खेल के अपने हिसाब से नियम बना रहे हैं और उनका पूरी निष्ठा के साथ पालन और अनुसरण कर रहे हैं। यही आपकी प्ले एज की विशेषताएं हैं। अब आइए इसको और कुछ नामों से जानते हैं, उनको समझ लेते हैं। तो एक इसका नाम और होता है, कुछ बच्चे लिख भी रहे थे, डर्टी एज, यानी गंदी अवस्था। डर्टी एज, गंदी अवस्था का मतलब अवस्था गंदी नहीं है, गंदी अवस्था का मतलब है टिंगर सूगलो लेवल आग जाए अवस्था में, कादा में पड़ रहे हो है, बदमाशी कर रहे हो है, कुछ भी कैसे भी खा पी रहा है, कुछ भी कर रहा है। खेलते तुम लोग अपन लोग जब खेलते थे, खेलता खेलता कट्ठे का कट्ठे भाग जाता है, कोई मटकोट गड़ोदी गोभी में पानी पी लिया, कोई मुंह में प्याऊ में पानी पी लिया, टूटी के हाथ लगा के पानी पी लिया, कोई हाइजीन स्टैंडर्ड्स ही नहीं थे। बहरहाल आज भी नहीं है भारत देश में तो ठीक है, मगर हम सोचो कि एकदम से कादे कूद कीचड़ में होके आते थे, ऐसे खेल के आते थे, तो यही इसीलिए इसको गंदी अवस्था कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। इसको मनोवैज्ञानिकों ने नाजुक अवस्था भी कहा है। क्या कहा है मनोवैज्ञानिकों ने? नाजुक अवस्था या क्रिटिकल एज। क्रिटिकल एज यानी नाजुक अवस्था। और मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह नाजुक अवस्था क्यों है? प्रश्न आ सकता है दिमाग में कि साहब नाजुक तो बच्चा शैशव अवस्था में होता है और मनोवैज्ञानिक रूप से नाजुक होता है बच्चा किशोर अवस्था में, फिर इस उत्तर बाल्यावस्था में उसको नाजुक क्यों कहते हैं? तो एक पॉइंट याद रखना कि इस अवस्था में बच्चे में उपलब्धि अभिप्रेरण जागृत होता है। ठीक है, उपलब्धि अभिप्रेरण, उपलब्धि अभिप्रेरण का विकास इसी अवस्था में होता है। क्यों होता है इस अवस्था में विकास? याद करो, फिर लिंक करो चीजों को। इस अवस्था में उपलब्धि अभिप्रेरण का विकास इसलिए होता है क्योंकि बच्चा स्कूल जाने लग जाता है। इस अवस्था में उपलब्धि अभिप्रेरण का विकास इसलिए होता है क्योंकि बच्चा इस वक्त परिश्रम बनामहीनता की अवस्था में होता है। वो परिश्रम करता है, उसके अंदर सामर्थ्य का विकास होता है, कंपिटेंसी का विकास होता है। एरिक एरिक्सन साहब ने ये बात कही थी, याद आ रही है? लिंक हो रही है, चीजें हो रही है तो मुझे बताओ, आया ना? तो भाई साहब जब उपलब्धि अभिप्रेरण का विकास होगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर श्रेष्ठ प्रदर्शन या श्रेष्ठ निष्पादन करने की प्रवृत्ति विकसित होगी कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूं, श्रेष्ठ निष्पादन करूं। तो अगर यह प्रवृत्ति जो है उसको अगर हतोत्साहित कर दिया जाए तो जीवन में कभी वो बच्चा आगे बढ़ने को प्रेरित नहीं होगा। और अगर इसी प्रवृत्ति को, उसकी परिश्रम करने की जो प्रवृत्ति है उसको अगर प्रोत्साहित किया जाए तो बच्चे में सामर्थ्य का विकास होगा। और अगर उसमें सामर्थ्य का विकास हो रहा है तो इसीलिए सामर्थ्य का विकास हो हर व्यक्ति में, इसीलिए इसे नाजुक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाजुक अवस्था। कुछ विद्यार्थी सुप्त अवस्था लिख रहे हैं, लो चलो उसी की बात कर लेते हैं। तो मित्रों काम उत्तेजना जो है वो इस अवस्था में शिथिल पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? शिथिल पड़ जाती है। तो इसको काम प्रवृत्ति की प्रक्रिया के आधार पर क्या कहा जाता है? सुप्त अवस्था। सुप्त अवस्था, लेटेंट स्टेज भी कहते हैं इसको, कई बार क्या कहते हैं? लेटेंट स्टेज। फ्रायड के जो आपकी 5 मनोलैंगिक अवस्था, इसमें चौथी अवस्था यही है, लेटेंट स्टेज। ऐसे चीजों को लिंक किया करो यार। और इस अवस्था में बालक में, पियाजे को ले आते हैं चलो यहीं पर ही, इस अवस्था में बालक के अंदर आपके चिंतन में उत्क्रमणीयता आ जाती है, पलटावी गुण आ जाता है। पलटावी गुण आएगा, संरक्षण की प्रवृत्ति आ जाएगी कि वो छोटा बच्चा तो क्या करता था, मैं तो वही खिनौला लूंगा, मचल गया दीना का लाल, बड़े गिलास में ज्यादा दूध आता है, ज्यादा जूस आता है, ज्यादा अमरस आता है, ज्यादा सिकंजी आती है, मैं तो इसमें पीऊंगा, छोटे गिलास में कटोरी में नहीं आती है। लेकिन यहां पर बच्चे के अंदर चिंतन में उत्क्रमणीयता आ जाती है, यानी वो संकेतों को समझने लग जाता है। तो इसीलिए ब्रूनर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह संकेतात्मक अवस्था है, पियाजे के पॉइंट ऑफ व्यू से यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और इसी अवस्था के अंदर बालक में संग्रहण की प्रवृत्ति भी आ जाती है। संग्रहण मतलब कलेक्शन, कंचे वगैरह इकट्ठे करना। अपने तो अंटार भी इकट्ठे करते थे कंचे, बच्चियां जो थी वो गट्टे इकट्ठे करती हैं। गट्टे वट्टे खेले होंगे ना तुमने, वो ऐसे यूं करके। और कुछ लोग अंटे खेलते थे, कुछ वो एक 2 रुपए वाला जो एक वो बड़ा वाला आता था स्टील का सा, वो लेके आते थे। कई बच्चे जो है वो इमली के दानों को लेकर वो चर भर वगैरह खेला करते थे और उसको अपने इकट्ठे कर लेते थे इमली के बीजों को। तो ये संग्रहण की अवस्था भी है। क्या है संग्रहण? मतलब चीजों को कलेक्ट करना। डाक टिकट आपने पढ़ा तो ही होगा, डाक टिकट कलेक्ट करना और ये स्टैंप कलेक्ट करना, वो बड़े अमीर लोगों के शौक होते हैं। आप पढ़ ला तो अंटा अंटा कमाई नहीं राजी हो जावे है। ठीक है, आगे बात। तो ये देखो इस अवस्था की बात, इसको संग्रहण की अवस्था भी कहते हैं। अब मां बाप के हिसाब से ये कैसी अवस्था है भाई? वहां तो बच्चा कहना मानता नहीं था, यहां तो सुनता ही नहीं है, लड़ पीट के आ जाता है, किसी को कुट कुटा के आ जाएगा, कहीं पर कई बार गोडे वोडे छुला के आ जाएगा अपने। तो जब वो बच्चा गोडे छुला के आता है तो मां बाप इसे उत्पाती अवस्था या प्रॉब्लमेटिक एज नहीं, इसको ट्रबलसम एज कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाती अवस्था, ट्रबलसम एज। इसको ट्रबलसम एज या उत्पाती अवस्था भी कह देते हैं। ठीक है,